नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है। इस मामले में दोनों जजों जस्टिस राजीव शक्धर और जस्टिस सी हरिशंकर में एक राय नहीं बनी। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इस तरह 2015 से चले आ रहे इस केस में अब भी फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में याचिकाएं दायर करते हुए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत दुष्कर्म कानून को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2015 से लंबित मुकदमे में बलात्कार की परिभाषा तय करने वाली आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। इस प्रावधान को RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। उनका कहना था कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ अगर पति जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाना चाहिए। इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कई पुरुष अधिकार संगठनों ने भी याचिकाएं दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि अगर धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुरुपयोग होगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अलग अलग मौकों पर अलग अलग स्टैंड लिया। 2016 में केंद्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बने संबंध को बलात्कार ना मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। भारतीय समाज पश्चिमी समाज से अलग है। यहां ऐसी व्यवस्था का नकारात्मक असर हो सकता है। इससे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हालांकि 2021 में केंद्र ने कहा था कि वो इस मसले पर कानूनविदों, सामाजिक संगठनों और दूसरे लोगों से व्यापक चर्चा करेगा और उसके बाद वो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा। तो अब ये तय माना जा रहा है कि जो मामले से जुड़े तमाम पक्ष हैं, सभी पक्ष हैं, वो बहुत जल्द ही देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा इस मसले को लेकर खटखटा सकते हैं। तो आज हम मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे वैवाहिक दुष्कर्म की और समझेंगे कि इसके अलग अलग पहलू क्या हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं, सामाजिक पहलू क्या हैं और साथ ही मनोवैज्ञानिक पहलू क्या रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वी राज्यलक्ष्मी, जो समाजशास्त्री हैं, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनुजा पेठिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरे साथ तीसरे मेहमान जुड़ रही हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की फॉर्मर मेंबर डॉक्टर राजुलबेन एल देसाई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनुजा, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें साफ करें कि वैवाहिक दुष्कर्म क्या है, क्या कानून में हमें इसकी परिभाषा मिलती है, क्योंकि मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले बात कानूनी ही है। आईपीसी की धारा 375 क्या कहती है, इसमें जो एक्सेप्शन नंबर 2 है वो क्या है और क्यों इसे चुनौती दी गई है? आईपीसी में सेक्शन 375 है जो रेप डिफ़ाइन करता है। उसको अगर मोटा मोटा आप देखेंगे, असेंशली काफ़ी डिटेल्ड परिभाषा है, जिसमें असेंशली आप देखोगे तो उसमें है कि अगर आप किसी के साथ इफ़ यू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंट के बिना, कीवर्ड कंसेंट है यहाँ पे, तो उसे रेप माना जाता है। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आईपीसी के अंदर ही दिए गए हैं, जिसमें से एक्सेप्शन 2 है मैरिटल रेप। इसका मतलब है कि अगर जो रेप कर रहा है वो हस्बैंड है और जो विक्टिम है वो वाइफ है, इनकी अगर ये लीगल रिलेशनशिप है तो फिर जो विक्टिम है या जो वाइफ है वो रेप का एक्यूजेशन नहीं लगा सकती है हस्बैंड पे। तो ये जो पेटिशंस थी ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को किस बेसिस पे चैलेंज कर रही थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है जो सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी। एक 15 है जो बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट वीमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। 19(1)(a) है जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ। बेसिकली ये 4 आर्टिकल्स के बेसिस पे इन्होंने चैलेंज करा था 375 के एक्सेप्शन को, कि ये जो है ये विमेन की डिग्निटी को कम करता है। और अभी आप देखेंगे तो 19(1)(a) जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लास्ट पिछले 1-2 साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, पुट्टास्वामी, जिसमें कोर्ट ने डिसीजनल ऑटोनॉमी को मान्य बताया है कि हर इंसान की खुद के डिसीजन लेने की भी ऑटोनॉमी है। तो पेटिशनर्स ये भी बोल रहे थे कि इसके खिलाफ है ये, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एट द सेम टाइम इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने भी अपना काउंटर एफिडेविट डाला था। बहुत सारे इंटरवीनर्स भी थे जो बोल रहे थे कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर एक्चुअली आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे तो ये काफ़ी इंट्रूसिव हो जाएगा, फैमिली लाइफ में इंट्रूड करेगा, और इंडिया अभी इसके लिए रेडी नहीं है। तो मामला मोटा मोटा ये था। बट
जनरली आप सोशल लॉज की हिस्ट्री देखेंगे तो जो भी फैमिली रिलेटेड लॉज होते हैं, आप हिंदू कोड बिल ले लीजिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लीजिए, उनमें वो बहुत ही सेंसिटिव और हाईली डिबेटेबल रहते हैं। बिल्कुल। तो मैरिटल रेप भी यही है। इनफैक्ट हमने देख लिया कि इसमें हमने 2 जजेस के सामने ये मैटर रखा है एंड दे आर ऑल्सो स्प्लिट, मतलब इट्स अ स्प्लिट डिसीजन। इनफैक्ट ये ऐसा जजमेंट है जहाँ उन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दिया है कि आप अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में और जजमेंट लेके आइए। बिल्कुल। डॉक्टर देसाई, आपकी नज़र में जो महिला संगठन है या महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले रहे हैं, वो क्या अधिकार देते रहे हैं? और ये जो विषय है, जैसा अभी अनुजा ने भी कहा कि काफ़ी सेंसिबल है, ये विषय भारत जैसे देश में कितना गंभीर है आपकी नज़र में? एग्जैक्टली मैरिटल रेप ये सभी के घरों का विषय है। सबसे पहले जो अनुजा ने बताया कि दिस इज द सेंसिटिव इश्यू, सो ये सेंसिटिव इश्यू पे कहीं ना कहीं जो लीगल हमारे जो प्रोविजंस है, आईपीसी के प्रोविजंस, हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, सो फर्स्ट एज अ मेंबर ऑफ कमीशन हमने ये डिस्कस इस सब्जेक्ट को लेके, कमीशन ने भी काफी इस पे अवेयरनेस और डिस्कशन एक्सपर्ट्स के साथ हमने किए हैं। तो यहाँ 3 इश्यू आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो एक महिला, वो चाहे महिला है, तो पुरुष और स्त्री की इक्वालिटी की अगर बात यहाँ हो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी की आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, सो उसको इतना राइट है कि कोई भी बंदा, वो चाहे उसका हस्बैंड हो, तो किसी न किसी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जबरदस्ती, मतलब प्रेशराइज करना, कंसेंट न होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। गलत इसलिए है कि काफी ऐसे केस भी कमीशन के सामने आए हैं कि महिला को जबरदस्ती इस प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो नैतिक योग्य नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस विषय के लिए एक कानून प्रावधान की आवश्यकता तो थी और वो इतने सालों से चल रहा है। सो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की, तो पहले पति जबरन पत्नी के साथ यौन संबंध बांधने पर उनको मजबूर नहीं कर सकता, और सबसे डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे सबसे मजबूत वजूद ये आया है कि हर एक घर में बहुत सारे किस्सों में ये डोमेस्टिक वायलेंस का मुख्य कारण रहा है, शारीरिक संबंध। सो कहीं ना कहीं एजुकेटेड वाइफ, तो एजुकेटेड वाइफ अपनी कंसेंट फ्री वो रख सकती है, वो उसका गौरव है, वो उसका अधिकार है। सो डिग्निटी ऑफ वुमेन की भी यहाँ बात है, गरिमा की बात है। अगर वो एग्री नहीं है तो वो रिलेशनशिप के लिए इनकार भी कर सकती है। तो ये इनकार कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का मुख्य कारण पाया गया है। तो इसका, अगर इस समस्या का हम समाधान नहीं करेंगे, इस दिशा में, इस विषय में हम आगे इसका जो भी प्रोविजंस जो है आईपीसी का ऑप्शन जो हमने बताया, आईपीसी सेक्शन 375 का 2 क्लोज, तो उस पे कहीं ना कहीं हमें विचार करना ही चाहिए। इस पर एक रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस की आवश्यकता है, ये मानती हूँ, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष दोनों हम आज के समय में, पहले की बात अलग थी जब आईपीसी कंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन आज के समय में ये व्यवस्था करनी आवश्यकता है, और वो महिला का गौरव का मुख्य विषय है, ये मेरा मानना है। ठीक है। प्रोफेसर लक्ष्मी, जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं और इस विषय की बात करते हैं, तो ये विषय सीधे सीधे एक सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ है, और इसका हल हम जानते हैं कि सिर्फ कानून वेत्ताओं के जरिए नहीं निकाला जा सकता। इसमें मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की राय भी बेहद जरूरी है। भारत जैसे देश में जब शादी की बात की जाती है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप ही फिजिकल रिलेशनशिप को माना जाता है। शादी को हम किस तरह से समझें, और क्या आपको लगता है कि इस देश में मैरिटल रेप, इसको समझने वाली महिलाएं भी आज हैं? क्या इसको भी समझा जाता है, माना जाता है कि एक समस्या है? सबसे पहले जैसे आपने कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि मैरिज क्या है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारे भारतीय समाज में आज भी अरेंज मैरिजेस, ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं। जैसे कि कभी भी हम मैरिज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स नहीं देखते हैं, बट 2 फैमिलीज में देखते हैं।
और फिर क्या होता है कि अरेंज मैरिजेस में यूजुअली लड़का और लड़की प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि क्या है मैरिज. ओके, दैट इज़ वन. 2, हम लोग मैरिज को एकदम इक्वेट करते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फिजिकल रिलेशनशिप से. बट हम ये नहीं जान पाते बिकॉज कोई भी कभी भी प्री मैरिज काउंसलिंग होती नहीं है टू मेक अस अंडरस्टैंड कि मैरिज इज मच बियॉन्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स. बट अक्सर क्या होता है कि लड़का हो या लड़की हो बहुत अपने आप को एक बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप ऐसा होगा. बिकॉज हमारे अभी हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है. और दूसरा, हम इतने अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या सेक्सुअल अर्जेस को इतनी अच्छी तरह से हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं. तो फिर क्या होता है कि इसको हम एकदम इक्वेट करते हैं मैरिज से. और जैसी मैरिज हो जाती है हम बहुत सारे फैंटेसीज के साथ एंटर करते हैं रिलेशनशिप में, और वहाँ अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और किस तरह से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ बॉडीज बट इट इज़ ऑल्सो माइंड रिलेशनशिप. ओके, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ येस, एनीबडी वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, दे हैव एन इक्वल राइट कि जब उनको कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखना है बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, दे हैव एवरी राइट टू रिफ्यूज. सो येस, मैरिटल रेप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी मिस देसाई ने भी बोला है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण ये हो जाता है, जैसे कि आदमी या औरत जब इंटर करते हैं मैरिज रिलेशनशिप्स में, वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को फैंटेसाइज करते हैं. अगर वो ठीक से फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले व्हाट इज़ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. प्री मैरिटल काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड मैरिज इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तब हम ये सब अंडरस्टैंड करते हैं, और स्पेशली इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स जहाँ पे हमारे समाज में चाइल्ड मैरिजेस भी बहुत कॉमन हैं, और अरेंज मैरिजेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, और एकदम शादी के बंधन में बन जाते हैं, और इमिडिएटली दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप. तब हो सकता है कि साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट हो जाते हैं बोथ पार्टनर्स. एंड दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉय एंड गर्ल्स रिस्पेक्टफुली अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, और बाय सम मिसफॉर्च्यून और पेरेंट्स की रजामंदी ना होने के कारण वो उनकी शादी अपने चॉइस से नहीं होती है, बट फोर्स मैरिजेस हो जाती हैं. तभी भी फिर उनको इमीडिएटली एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बांधा जाता है. तभी भी उनको बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना. तो हो सकता है कभी कभी एक लड़की भी अक्यूज करे या लड़की नहीं चाहे, तो उसको जरूरी है कि शी हैज़ अ राइट टू से नो व्हेन शी वांट्स टू से नो. ठीक है. अनुजा, थोड़ा सा और कानूनी पहलुओं को आप समझाएं. क्या हम माने कि महिला अपने पति पर एक तरह से मैं कहूँ कि अत्याचार का मामला दर्ज नहीं करा सकती? क्या कानून में वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर स्थिति स्पष्ट है? और जिस तरह से आप लोगों ने बार बार आर्टिकल 14 और 21 का जिक्र किया है, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन हम एक तरह से देखते हैं, या इसको लेकर अब तक क्या स्थिति रही है, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं? देखिए, इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं. एक पर्सपेक्टिव ये है कि हम यहाँ पे रेप की बात कर रहे हैं. अगर आप डिस्पैशनेटली सब कुछ हटा के आप लीगली बात करें तो रेप का बेसिस है कंसेंट. अगर कंसेंट नहीं है तो परपेट्रेटर कौन है, इट डजेंट मैटर. वो आपका हस्बैंड हो या कोई स्ट्रेंजर हो, आपका दोस्त हो, उसकी आइडेंटिटी से इस ऑफेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये 375 का एसेंस है. तो शादी होना ना होना शुड नॉट बी मटीरियल टू सेक्शन 375. इसका सेकंड पर्सपेक्टिव ये है, जो जस्टिस हरिशंकर ने भी अपने जजमेंट में बोला है, वो ये है कि आप इसको 375 को यू कांट सी इट मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में. आप इसको नहीं देख सकते विदाउट अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स. कि आप जब शादी करते हैं तो हस्बैंड का एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है कि देयर विल बी सम कॉन्जुगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़. तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से ये है कि सो ही इज़ नॉट सेइंग दैट
ये ठीक है या ये होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ही सेइंग कि इट कैन नॉट बी रेप। ये जस्टिस हरिशंकर का ओपिनियन है इसमें। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी 2-3 दिन पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, जिसमें करीब 18% विमेन ने बोला है कि दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ पोजीशन जहाँ पे दे कांट से नो टू व्हेन हस्बैंड आस्क फॉर सेक्स। सो ये बहुत ही आप क्या बोलोगे अर्जेंसी दिखाता है इस इशू के, कि 18% विमेन है इंडिया में जो ना नहीं कह पाती हैं, विच शोज़ कि देयर इज़ अ नीड कि ये लॉ लाया जाए वेयर मैरिटल रेप इज़ मेड एन ऑफेंस। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इन दिस एंटायर केस वॉज कि क्या जुडिशरी ये कर सकता है, इतना सेंसिटिव इशू है, शुडंट दिस बी समथिंग विच इज़ डन बाय द लेजिस्लेचर आफ्टर कंसल्टेशंस करने के बाद। स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन बार बार बोल रहा था कि हम चाहते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो भी अपना ओपिनियन दें इस इशू पे, वो सब लेके शुडंट लेट द लेजिस्लेचर बी मेकिंग द लॉ इंस्टेड ऑफ द जुडिशरी सेइंग कि ये है कि क्या जुडिशरी का डोमेन है लॉ बनाना। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर देसाई, एक पहलू जो आता है और हमने इस मामले में भी देखा कि जो पुरुष अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी तमाम याचिकाएं दी गई हैं, तो जब उनके अधिकारों की बात आती है तब उस स्थिति को हम कैसे समझें एक शादी के अंदर? इस स्थिति को हमें ऐसे समझना होगा कि जैसे इतिहास गवाह है कि इतने सालों से कहीं ना कहीं पुरुषों ने तो विमेन्स को लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, उपभोग के लिए वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट माना था। अब ये हालत है कि महिला अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस राइट्स के बारे में बोलती हुई है। अब महिला, हमारी गर्ल्स जो भी मैरिड पति पत्नी में से जो लड़की है वो बोलने लगी है कि मुझे ये चाहिए, मैं मतलब आई एम नॉट एग्री दिस टाइम, ओके, कल की बात है। सो ये सुनना पड़ेगा, पुरुषों को ये सुनना पड़ेगा। हालांकि वो सोसाइटियल हमारा जो भी माइंडसेट है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस विषय में, सेक्सुअल रिलेशनशिप के विषय में लड़की की भी कंसेंट होनी चाहिए, या वो एक मोरली भी हमें मानना पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ा चेंज है, कल्चरल चेंज है, और इस विषय को एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में भी मुझे लगता है कि इस तरह से दो पार्ट हो सकते हैं कि नहीं, दिस इज राइट कि ये तो मैरिटल रेप मानना नहीं चाहिए, ये तो राइट है हस्बैंड वाइफ का। लेकिन मैं ये भी माननी हूँ कि पुरुषों को ये मानना पड़ेगा कि नाउडेज ये जो फ्रीडम है, गर्ल्स की इक्वालिटी की जो बात की है, तो उनको हमें म्यूचुअली कंसेंट दोनों की होनी चाहिए, तो इस विषय को मैरिटल रेप मानना चाहिए। और इससे काफी महिलाएं जो घर की 4 दीवार में गूंथती रही है, ना तो वो कहीं कमीशन में आ पाती है, ना वो कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में या जुडिशरी तक पहुंच पा रही है। सो इस महिलाओं के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो उनके लिए एक हेल्थी मेंटालिटी जो सोसाइटी में होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जोर जो है वो डिग्निटी पे रखती हूँ। तो ये महिला की कंसेंट को हमें मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज लास्ट सर्वे ये था कि 70% महिलाएं घर की 4 दीवार में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस या वॉट एवर एनी रीजन जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा है तो उससे जूझती रही है। तो जब तक उनको, सबसे बड़ा रीजन ये है, सो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में जब तक हम उनको एक फ्रीडम नहीं देंगे कि वो अपनी राय रख सके, वो अपनी इच्छा रख सके, और उनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर टाइम कि इस विषय पे जुडिशरी को भी, जेंडर सेंसिटाइजेशन की तो ट्रेनिंग जुडिशरी में भी होती है आई थिंक, लेकिन इस विषय को बहुत सेंसिटाइज तरीके से लेके महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, ये मेरी राय है। ठीक है। एक तरह से हम देखें प्रोफेसर लक्ष्मी, तो जो दलीलें दी गई हैं कि जो वैवाहिक संस्था है और भारत में काफ़ी मजबूत संस्था मानी जाती है, उसके कमज़ोर होने की बात कही जा रही है कि हो सकता है इसका दुरुपयोग हो, और ये वैवाहिक संस्था अगर इसको हम अपराधीकरण की श्रेणी में लेकर आते हैं वैवाहिक दुष्कर्म को, तो ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पुरुष जिस तरह से अपने अधिकारों की बात को सामने रख रहे हैं, ये आधार दे रहे हैं एक समाजशास्त्री के तौर पर, इस पर आपका नज़रिया क्या है, और वैवाहिक संस्था को क्या इससे कोई खतरा है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर देसाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि लेडीज़ को एक राइट होना चाहिए टू से नो।
हाउएवर मेरा ये मानना है कि ये क्राइम रेप और मैरिटल रेप में थोड़ा डिफरेंस ये है कि आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं जिसका कि आप मिसयूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ स्कोप जिसमें आप मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अरेस्ट होगा वो एकदम इमीडिएट नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज को बुला के दोनों को सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, दोनों के पहलू को सुनना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार स्पर ऑफ अ मूवमेंट में देयर इज एन स्कोप की लड़की कंप्लेन कर सकती हैं, गुस्से में भी कर सकती हैं, उसको मिसयूज़ कर सकती हैं, या कुछ और इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो गया तो भी कर सकती हैं और अपने हस्बैंड को अरेस्ट करा सकती हैं। कई पहलू हो सकते हैं इसके, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको क्राइम ना माने, क्राइम तो उसको मानना ही चाहिए। बट मेरा ये है कि इसको एक सोसाइटी में इसकी एक सेंसिटिविटी को जनरेट एंड अवेयरनेस भी चलना चाहिए, जिसपे कि दोनों लड़का और लड़की को दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का एक राइट है टू रिफ्यूज़ एंड टू आस्क फॉर अ रिलेशनशिप। जैसे लड़की को इक्वल राइट है रिफ्यूज़ करने का, बॉयज़ को भी होना चाहिए इक्वल राइट के रिफ्यूज़ करने के लिए, बिकॉज मैरिज में एक दोनों के लिए सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें इस सोसाइटी में ये होना चाहिए, ये क्राइम एज अ क्राइम इसको देखना चाहिए। एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों को और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए। और स्पेशली इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हमारे में ये कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आदमी लोग सोचते हैं कि अगर किसी लड़की ने और मतलब वाइफ ने, स्पेशली वाइफ ने अगर मना किया है तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज उनका एक राइट है। सो वो ही ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड that it is not his complete right, and women also have a right and dignity, because health ke issues say maybe mentally she may not be prepared for an intimate relationship at a particular time, but unfortunately जैसे मैंने कहा कि इसको रेप की तरह इसलिए नहीं ट्रीट किया जा सकता, because in a marriage you have an intimate relationship where sex and sexual relationship is a very very important component. So if it has to be treated as a crime, but at the same time जिस तरह से हम रेप के तरह इन्वेस्टिगेट और इमीडिएटली अरेस्ट करते उस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दोनों पार्टीज को इक्वल टाइम और स्पेस देना चाहिए कि अपने अपने मन की बात वो कर सके, और किस वजह से कंप्लेन हुआ है दोनों को इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने पॉइंट को फॉरवर्ड रखने के लिए। टू वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे स्कूल्स में, हमारे सोसाइटी में सेक्स और सेक्सुअल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चले कि एक लड़का और लड़की में जो रिलेशनशिप होता है उसको किस तरह से समझना चाहिए। बिल्कुल। अनुजा, अब दो पहलू और मैं आपसे समझना चाहूँगी। पहला ये कि जैसे मैंने आपको ऑब्जर्वेशन को लेकर पहले पूछा था, मैं समझना चाहूँगी न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, और उसके अलावा 2019 का अगर हम मामला देखें तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है, जबकि जस्टिस वर्मा ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इसको अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। तो किस तरह के अनुशंसाएं अब तक इस मामले को लेकर सामने आती रही हैं जो काफ़ी अहम है? जस्टिस वर्मा कमेटी बहुत ही लैंडमार्क रिपोर्ट दिया था उन्होंने विमेन रिलेटेड लॉज पे, जिसमें एक उनका सजेशन था, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करा था जस्टिस वर्मा कमेटी ने कि मैरिटल रेप शुड बी मेड एन ऑफेंस। और उसमें उनका रीजनिंग यही था कि कंसेंट अगर एक औरत का नहीं है तो आप यू कैन नॉट वायलेट हर बॉडीली इंटेग्रिटी। सेकेंडली, हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, एक सीडॉग करके इंटरनेशनल ट्रीटी है, सीडॉग कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जिसमें जो इंडिया को मैंडेट करता है कि यू नीड टू मेक मैरिटल रेप अ क्राइम। और कई बार रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग्स हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। तो ये इसमें कई लोगों का ये क्रिटिसिज्म होता है कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। बट इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कहना एक बहुत ही वेग, मतलब हम कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं? आप यूएस में ही देख लीजिए, और ये जजमेंट में भी रिकॉर्ड हुआ है कि जो इंटरवीनर्स थे उन्होंने बोला है कि यूएस में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पोजीशंस हैं। मतलब वेस्ट में भी आप देखो तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, मतलब वी ट्राई टू बी अ लिबरल स्टेट, हम चाहते हैं कि हमें यूएन में एक परमानेंट सीट मिले, वी वांट टू बी लुक्ड एट एज अ सॉफ्ट पावर ऑल्सो। उस हिसाब से देखा जाए तो मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस। आई मीन एक वुमेन की ऑटोनॉमी पे अफेक्ट करता है वो। एंड मतलब
आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर जजमेंट आया है अडल्ट्री पे, वेयर अडल्ट्री हैज़ बीन डिक्रिमिनलाइज्ड, तो उस जजमेंट में आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि एक वुमेन की ऑटोनॉमी है, शी हैज़ द राइट टू डिसाइड हु शी वांट्स टू बी विद, आप उसको क्राइम नहीं बोल सकते हो। उस जजमेंट के सामने आप ये जजमेंट, अगर आप इस व्यू को जक्सटापोज करो कि मैरिटल रेप जो होता है वो रेप नहीं है, देन लीगली आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि ये इट कैन स्टैंड स्क्रूटिनी। अगर आप लॉ देखो तो लॉ हैज़ इवॉल्व सो मच और वो इतना आगे बढ़ चुका है अब एज़ फार एज ऑटोनॉमी इज़ कंसर्न कि हर इंसान का खुद का बॉडी को लेके, हर चीज़ को लेके राइट है। आई मीन आप आधार जजमेंट देखो तो वहाँ पे पुट्टास्वामी आप देखो तो वहाँ पे ये तक बोला गया है कि आपका डेटा कैसे स्टोर होता है इस पे आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आप डिसाइड करोगे कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। यहाँ पे तो मेरी बॉडी की बात हो रही है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे हस्बैंड हैं या नहीं है। एक इसमें ये ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव है जो जजमेंट में कहा गया था, वो ये था कि इसको आप रेप मत बोलो, एक ऑलरेडी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है इन प्लेस, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इट्स नॉट, यू डोंट कैटेगराइज इट एज रेप, आप इसको क्रूअल्टी बोल लो। वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स अ गुड थिंग, वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। एक सो ये पर्सपेक्टिव्स हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दुनिया भर की स्थिति की बात करें तो भारत समेत 34 देश हैं जहां वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं माना जाता, वहीं 76 देश हैं जहां इसे अपराध मानने वाले कानून मौजूद हैं। फिलहाल दुनिया भर की स्थिति, जैसा अभी अनुजा ने भी समझाया, कि बहुत ज़्यादा इसे लेकर क्लियर नहीं है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर देसाई, आपको क्या लगता है, क्लोजिंग कमेंट में आप थोड़ा समझाइए कि कानून के ज़रिए ही क्या इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं 2015 से ये मामला है, 3 साल तक स्थगित भी रहा और अब फिर से जजों ने दिल्ली हाईकोर्ट में माना है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाना चाहिए। आपको लगता है कानून के जरिए ही स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए? ये फर्स्ट ये है कि क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में हम भारतीय संस्कृति के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो ये मानना रहता है काफी लोगों का एज द सोशल जो मंतव्य कि भाई घर की 4 दीवार में कानून नहीं घुसना चाहिए। हालांकि ये हस्बैंड वाइफ का अपना रिलेशनशिप है, इसमें कानून नहीं घुसना चाहिए। तो एक हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बदलाता है तो अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है। लेकिन कि अगर जब तक ये कानून इस विषय पे नहीं आ रहा है, महिला क्या करेगी इस पोजीशन में? अगर उसको अपने हस्बैंड को चैलेंज करना है या लीगली कहीं ना कहीं उसको हेल्प चाहिए तो आईपीसी सेक्शन 498A पे भी वो जा सकती है, क्योंकि वहां क्रूअल्टी विथ वायलेंस की बात है। तो एक पीड़ित जो विक्टिम है वो विक्टिम आईपीसी सेक्शन 498A के तहत वो कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। सेकंड, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी DIR डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो कर सकती है। तो ये ऑप्शनल लीगल रेमेडीज अभी उसके पास है जब तक हम इस विषय में पर्टिकुलर कानून नहीं करते। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अभी जो राजलक्ष्मी जी ने बताया था कि ट्रेनिंग, प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटीज लेवल से ही, विश्वविद्यालयों में ही अगर साइकियाट्रिस्ट या एक्सपर्ट जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप कैसी वो भी होनी कहीं ना चाहिए कहीं स्थिति को काफी सुधार सकते हैं। माफ कीजिएगा, फिलहाल समय यहीं पूरा हो गया है। प्रोफेसर लक्ष्मी आपका, अनुजा पेठिया आपका और डॉक्टर देसाई, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर इस मसले के अलग अलग पहलू हैं। ये खुद के यानी स्वयं के निर्णय लेने से जुड़ा भी मामला है, खुद की गरिमा से जुड़ा भी एक मामला है, साथ ही ये विषय मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ताने बाने से भी जुड़ा हुआ है और काफी सेंसिटिव भी है, जैसा आज के मेहमानों ने भी अपनी चर्चा के दौरान कहा है। इसके अलावा कानून और अधिकारों के नजरिए से भी इसके विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन ये साफ है कि ऐसे मामलों में जो सजा है या कहीं दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं एक दूसरा चरण होना चाहिए और परामर्श और काउंसलिंग पहला। जरूरत इस बात की भी है कि बड़े और व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और रायशुमारी की जाए और इस मामले पर कोई भी त्वरित निर्णय लेने से बचा जाना चाहिए। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।